दोस्तों आज पेश है वचन की लाज। ये कवर चित्र है दोस्तों। प्रीतनगर राज्य चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उन दिनों प्रीतनगर के राजा पद्मनाभ नाम का शासन था। पद्मनाभ हर समय राग रस में मस्त रहने वाला जीव था। प्रीतनगर में हर बार समय पर वर्षा होती, जिससे खेती फसलें खूब होती। वह बहुत अहंकारी था। न वह राजकोष से ध्यान देता था, न ही प्रजा की चिंता थी, जिसके कारण प्रीतनगर के किसान खूब खुशहाल थे। प्रीतनगर में इन दिनों डाकुओं का खूब बोलबाला था। बचाओ, डाकू लोग का सब कुछ लूट ले जाते। लोग जब अपनी शिकायत लेकर राजमहल पहुंचते, महाराज इस समय व्यस्त हैं, वे नहीं मिल सकते। फरियादी निराश होकर वापस लौटते। रानी पुष्पा राजा पद्मनाथ को समझाती, महाराज डाकू इन दिनों राजा में बहुत जुल्म ढा रहे हैं, पर आप प्रजा के लिए कुछ करते क्यों नहीं? हमें बहुत काम है महारानी, किस किस काम पर ध्यान दें? ऐसे न कहिए महाराज, प्रजा दुख आप नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? महारानी हम सब जानते हैं, हमें भाषण न दो। यह कहकर पद्मनाभ मदिरा करने में व्यस्त हो गया। यह देख महाराज, आप आज नहीं तो उस समय की सचेतेंगे जब प्रजा बगावत पर उतर आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राजा पद्मनाभ प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ने लगी। ऐसे राजा का क्या फायदा जो प्रजा पर ध्यान न दे? ऐसे जैसे भी हो, पद्मनाभ का शासन शीघ्र समाप्त हो। एक दिन महाराज जी, डाकुओं के जुल्म से प्रजा इस दिन बहुत दुखी है। राज्य के चारों ओर डाकुओं का बोलबाला हो रहा है। उनके अगले हमले अचानक होते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। डाकू पहाड़ों से निकल कर आते हैं और प्रजा को लूट कर पुनः पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। महाराज हमारी तो सुनते नहीं, आप ही उन्हें समझाइए, उन डाकू का सफाया का उपाय सोचे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। प्रधानमंत्री का मशवरा समय पर गंभीरता को समझ पाते, उससे समझने तो उन्हें समझाने से हार गई। एक दिन, अरे कोई बचाओ, खचाक, डाकू उस घर में सब कुछ लूट कर ले गए, साथ ही बेटी का अपहरण भी कर ले गए। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। डाकू मेरे धन माल के साथ साथ घर की इज्जत भी ले गए। बस अब और नहीं सह सकता, आज इन राजा को सबक सिखा दें। उस दिन प्रीतनगर की प्रजा बगावत कर दी। लोग पद्मनाभ को खींचकर महल से बाहर ले आए। राजा पद्मनाभ, आज हम सबर का प्याला भर गया है। तूने कभी प्रजा का दुख दर्द नहीं जाना, तुझे प्रीतनगर का राजा बनने का कोई हक नहीं, और हम तुझे इस जीवन से मुक्ति देते हैं पद्मनाभ। आह खचाक खचाक आह। और पद्मनाभ बहुत ही बुरी मौत मरा। पद्मनाभ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राज्य का एक भी नागरिक उसकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुआ। प्रजा ने पद्मनाभ के युवा पुत्र मदनेश को राजगद्दी पर बैठा दिया। मदनेश राज काज में मन लगाने लगा। यह देख लगता है हमने उचित पात्र राजगद्दी में सौंपी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद मदनेश प्रजा की परेशानियों की ओर ध्यान देंगे। मगर लोहा ख्याल गल साबित हुआ। ओह, बेटा भी बाप पिता की तरह ही निकला। अगले दिन, बेटा मदनेश, तुमने कुछ कहना चाहती हूँ? कहो माँ, क्या कहना चाहती हो? बेटा, कल रात मैंने तुम्हें भी अपने पिता की भारतीय नृत्य संगीत महफिल मदिरापान करते देखा। तो माँ, बेटा, इन महफिलों का दुष्परिणाम तुम अपना पिता के रूप में देख चुके हो। कम से कम तुम तो दुष्कर्म पर न जाओ। माँ, राजा महाराजों का शौक तो हम नहीं अपनाएंगे तो भला कौन अपनाएगा? बेटा, राज्य में इन दिनों डाकुओं का चारों ओर बोलबाला है। प्रजा डाकुओं का अत्याचारों से दुखी है। अगर कुछ करना चाहते तो प्रजा के लिए कुछ करो।
माँ प्रजा की सेवा तो मैं करना चाहता हूँ, मगर समझ में नहीं आता डाकुओं को समाप्त करने 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 को करूँ तो क्या करूँ। इधर दूसरी ओर प्रजा किसानों में पंचायत बैठी थी। भाइयों, नए राजा मदोस से कुछ उम्मीद बंधी थी, वे प्रजा के लिए कुछ करेंगे, पर वे भी अपने पिता की बात ही निकले। उन्हें भी अब उम्मीद करना बेकार है। डाकुओं का जुल्म इन दिनों बढ़ता जा रहा है। डाकू खेतों में खड़ी फसल में आग लगा कर मंडी में अनाज बेच कर लौटते हैं। डाकू खेतों में खड़ी फसलों में आग लगा देते हैं, मंडी से अनाज बेच कर लौटते हैं तो राह में हमें डाकू लूट लेते हैं। इस तरह राज्य में हम जुल्म से तल्लुम होते रहेंगे। हम इस राज्य छोड़ देना चाहिए, इसलिए हम मेहनती हैं, इसलिए अन्य राज्य अपने राज्य में रखने के लिए हमें तैयार है। तुम सब इस विषय पर विचार करो भाइयों। हम रोज के लूटने पिटने से तंग आ चुके हैं, इसलिए हम भी इस राज्य को छोड़ देना चाहते हैं। मुझे यह सूचना सिद्धि महाराज को देनी चाहिए। गुप्तचर दौड़ा राजा मदनेश के पास गया। महाराज, राज्य के किसानों ने निर्णय कर लिया, वे अपना हल कंधों पर रखकर अपने पशुओं और के साथ प्रीतनगर छोड़ देंगे। क्या कह रहे हो गुप्तचर? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, किसानों की पंचायत में सब कुछ सुनकर आ रहा हूँ। ओह, अब तब क्या होगा? बेटा मदेश वही होगा जो होने जा रहा है, जो मुझे डर था। किसान नहीं होंगे तो खेत सूने हो जाएंगे, किसानों के बिना राज्य में अन्न नहीं उपजेगा, इस प्रकार राज्य बर्बाद हो जाएगा। पुत्र, अब भी समय है, जाकर किसानों को रोको, उनकी समस्या का हल का प्रयास करो। अब ठीक कहती है माँ। मदेश उसी समय महल से चल दिया। हे ईश्वर, मदेश आज एक नेक काम के लिए जो निकला है, उसके श्रेय ध्येय प्रदान करना। और इधर किसान राज्य की सीमा से पार पहुंच चुके थे। मातृभूमि को इस प्रकार छोड़ते हुए बहुत दुख से दिल फटा जा रहा है। मदेश सिद्धि वहां पहुंचा, किसानों का रास्ता रोकते हुए बोला, भाइयों बुजुर्गों, आप इस प्रकार प्रीतिनगर त्याग देंगे तो यहाँ धन धान्य और पशुओं का अभाव हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ आप लोग राज्य छोड़ कर न जाएं। राजन, हमें क्या खुशी हो रही है अपना राज्य छोड़ते हुए। महाराज, हमें प्रतिदिन डाकू परेशान करते हैं। पहाड़ों के कारण यहाँ खेती योग्य जमीन की कमी है, फिर भी मेहनत करके अन्न उगाते हैं, लेकिन डाकू नहीं छोड़ते। ऐसे राज्य न छोड़ें तो क्या करें। आपसे थोड़ी उम्मीद बंधी है, पर आप भी अपने पिता की तरह समय पर रंग रस में डूबे रहते हैं। राजन, हर समय निराश होकर हम इस प्रकार राज्य छोड़कर जा रहे हैं। नहीं भाइयों, यदि तुम कहीं नहीं जाने दूंगा। आप लोग यदि जाना है तो मेरी लाश पर से होकर जाना पड़ेगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? भाइयों, हाँ भाइयों, तुम लोग राज्य छोड़कर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इन पहाड़ों को काट कर समतल ही क्यों ना करना पड़े। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो अच्छा होगा, तब तो हम खेती के लिए अधिक भूमि मिल जाएगी और डाकुओं को छिपने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। डाकू लूटपाट कर इन पहाड़ों में छिप जाते हैं। तुम मेरा विश्वास करो भाइयों, तुम्हारी इस समस्या का हल अवश्य करूँगा। इस कार्य के लिए तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। अब हमसे आप कैसी सहायता चाहते हैं महाराज? हम सब मिलकर खूब मेहनत करो भाइयों, इन पहाड़ों को खेती योग्य बनाना। मेरे तरकस में ऐसे तीर हैं, इन पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तब हम इन टुकड़ों को यहाँ से खिसकाना होगा, यहाँ की ज़मीन समतल बनाना होगा। इस कार्य में तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। हम सब आपके साथ हैं, इस कार्य में लगने के लिए तैयार हैं महाराज। तो आओ, शुभ काम में देरी किस बात की। और फिर ओह, पहाड़ टूट कर भयंकर गर्जना हुई। और इधर पहाड़ों में यह कैसी गर्जना हुई? ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूटा हो। और फिर जैसे पहाड़ टूटने का सिलसिला चल निकला। किसान टुकड़ों को शिलाखंडों को सरकाने का कार्य में जुट गए। पहाड़ों को टूटते देख डाकू का गिरोह जब पहाड़ से निकलकर भागने लगा, पकड़ कर मार डालो इन दुष्टों को। और लोगों ने ऐसा ही किया। डाकुओं को चुन चुन कर लोगों ने भीड़ ने मार डाला। तब राजा सब लोग ने मदन से नेस और किसानों के साथ काम में जुट गई।
सब ने हाथ में कुदाल और फावड़े थे। सब ने मिलकर एक कई माह तक कठोर परिश्रम किया, जिसका परिणाम सुखद निकला। प्रजा जनों, आज हमें मेहनत सफल हो गई। पहाड़ों के साथ साथ डाकुओं का भी नामो निशान मिट गया। सबकी मेहनत रंग लाई, अब हमारी धरती सोना उगलेगी सोना। महाराज की जय हो। जो काम महाराज पद्म नाभ नहीं कर सके, वह आपने कर दिया महाराज। उस दिन के बाद मदनेश महल वापस लौटा। देखा पुत्र, प्रजा तुम्हें इन दिनों कितना प्यार करने लगी है। माँ सचमुच प्रजा भगवान की तरह पूजने लगी है। मदनेश, तुम प्रजा के हितों में रक्षा करोगे तो तुम्हें इसी प्रकार चाहती और पूछती रहेगी। जो सुख रंग की महफिलों में नहीं, वह प्रजा की सेवा में मिलेगा। बस इसी बात का सदैव याद रखना। प्रजा का दिल कैसे जीता जाता है, इस बात को अच्छी प्रकार समझ गया हूँ माँ। मदनेश ने प्रजा के हित में कार्य में लग गया। और एक बार महारानी पुष्पा गंभीर रूप से बीमार हुई। पुत्र, मैं बचूंगी नहीं, ऐसा ना कहो माँ, आप ठीक हो जाएंगी। झूठ दिलासा न दे पुत्र, मेरे सामने मौत मेरे सामने खड़ी है। मेरे मरने का समय, मैं मरने से पहले तुम्हें एक वचन लेना चाहती हूँ। कौन सा वचन माँ? बेटा, राजा महाराजाओं युद्ध अंतकाल तक चलते रहते हैं। राज्य की बेकसूर प्रजा इन युद्धों के कारण अकारण मरती रहती है। मुझे युद्धों से घृणा है। मैं तुमसे वचन चाहती हूँ कि तुम भी युद्ध नहीं करोगे, हमेशा राजनीति में जीवन लगाओगे। मैं आपको वचन देता हूँ माँ। और तभी हिच और रानी पुष्पा प्राण त्याग दिए। माँ मदेश की माँ ने अंतिम संस्कार किया। तुम दिए वचन की लाज रखूँगा माँ। और एक दिन मैं कैलाशगढ़ का महाराज कैलाशदेव संदेश लेकर आया हूँ राजन। दूत ने पत्र पढ़ने लगा। राजन, हमारी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा युद्ध कर लिए तैयार रह जाओ। कैलाशगढ़। पत्र मदेश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या बात है महाराज? पत्र पढ़ते ही आपका क्रोध से उठे। क्या लिखा है महाराज? प्रधानमंत्री राज कौशल देव चाहते हैं कि या तो हम उसकी अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। ओह, तब क्या होगा? आप तो दिवंगत रानी को कभी युद्ध न करने का वादा कर चुके हैं। लगता है इसी बात का पता शैलदेव को भी चल गया है, तभी तो इस बात का फायदा उठाने से नहीं चुके। महाराज, ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? कैलाशदेव की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, यह आपको किसने कह दिया? प्रधानमंत्री मधो सोचने में लगा। उसने सोचा, देख महाराज, हमारे राजा के लिए आपका क्या संदेश है? उससे तत्काल उससे कहा, आपने राजा से कहना दूत कि मैं और प्रीतनगर की जनता युद्ध के मैदान में उसका इंतजार करेंगी। दूत कथन सुनकर मदेश चौंका और दरबारी मदनेश का निर्णय सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन चुप्पी के साधे रहे। और मदनेश प्रतिदिन प्रीतनगर की गलियों में घूमा और प्रजावासियों, दुश्मन हमारी मातृभूमि पर कुदृष्टि डाली है। धरती माँ की रक्षा के लिए तुम्हें अपनी जान से लड़ना है। लोग ने एक ही चर्चा थी, महाराज युद्ध करेंगे और माँ को दिया वचन कैसे निभा पाएंगे? महाराज ने माँ को ऐसा अंधा वचन आखिर क्यों दिया? युद्ध भूमि में कैलाश प्रीतनगर की सेनाओं में जमकर मुकाबला हुआ। मेरे जांबाज दुश्मन के दांत खट्टे कर दो। और प्रीतनगर की सेना दुश्मन की सेना पे भारी पड़ती देख महाराज युद्ध विराम की घोषणा करने में भलाई है। प्रीतनगर की सेना से जीत नहीं पाएंगे। नहीं सेनापति जी, हारना हमने नहीं सीखा, युद्ध जारी रहेगा। अतः युद्ध कैलाशदेव की हार हुई और उसे बंदी बना लिए कर मदेश के सामने लाया गया। राजा कैलाशदेव, युद्ध का परिणाम देख लिया। हम गलती में मारे गए। राजा मदेश, हमारे गुप्तचरों ने बताया था तुम अपनी माँ का वचन दिया था कि तुम युद्ध नहीं करोगे। हमने सोचा युद्ध तो तुम करोगे नहीं, हमारी अधीनता स्वीकार कर लोगे, पर हुआ इसका उल्टा। राजा मदेश, तुमने अपनी माँ के सामने कभी युद्ध न करने की कसम खाई थी।
हमारे साथ युद्ध क्यों किया? ऐसा करते समय तुम्हें अपनी माँ को दिया वचन याद नहीं रहा? राजन, मुझे अपनी माँ का दिया वचन आज भी याद है। फिर युद्ध करने का क्या कारण है? राजन, युद्ध न करने की कसम तोड़ने से सिर्फ मेरी माँ की आत्मा को ठेस पहुंची है, लेकिन अधीनता स्वीकार करने से मर जाना अच्छा है। देखा जाए कि तो वचन तोड़ा ही नहीं है, क्योंकि युद्ध की पहल आपने की थी, मैंने तो सिर्फ आपका जवाब दिया है। राजन, मैंने आपको वचनहारी समझ बैठा था, पर आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। आप वीर हैं और गुणी भी हैं। आपने अपनी माँ को दिया वचन निभाने की बजाय धरती माँ को का सम्मान और रक्षा के लिए युद्ध किया। आपके सम्मुख नतमस्तक हूँ। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ राजन, मुझे अपनी मौत का भय नहीं। एक वीर और मात्र भगत के हाथों मरते मुझे कोई दुख नहीं होगा। यह आपने किसने कह दिया? आपको मारने वाले हैं। युद्धबंदी की मौत ही सजा होती मिलती है राजन। नहीं नहीं महाराज, हमारा यह असूल नहीं है। हम आपको मुक्त करते हैं। सैनिकों को आदेश दिया, राजन कैलाशदेव के बंधन खोल दिए जाएं। फिर सैनिकों ने आदेश का पालन किया। तत्पश्चात महाराज मदेश, आज मैं आपको अधीनता स्वीकार करता हूँ। और कैलाशदेव अपनी बची कुछ सेना के साथ कैलाशगढ़ लौट गया। और उसी रात हमें क्षमा कर दे माँ, आपको दिए वचन को नहीं निभा पाए। और अगले ही पल, पुत्र तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया, तुमने पर गर्व है। माँ, तुमने मुझसे नाराज नहीं, अब तू खुश है। और मदेश के दिल पर भारी बोझ हट गया। और कुछ दिन बाद महाराज कैलाशगढ़ के राजा कैलाशदेव ने आपसे मिलना चाहते हैं। कैलाशदेव हमसे मिलने आए हैं क्यों? अपने पहरेदार से कहा, कैलाशदेव को आदर से हमारे पास लाओ। जो आ गया महाराज। और सिर दी, आओ राजन कैलाशदेव, आपका स्वागत है। मदेश आदर सहित कैलाशदेव को अपने समीप बैठाया। राजन, कैसे कष्ट किया? राजा मदेश, आज हम राजा के रूप में नहीं, अब तो एक कन्या के पिता के रूप में आपके पास आए हैं। आशा करते हैं आप हमें निराश नहीं लौटाएंगे। मैं आपका भी पराय नहीं समझा महाराज। राजन, हम अपनी पुत्री राजकुमारी मदन लेखा का विवाह आपसे के साथ करना चाहता हूँ। ओह, यह बात है। हाँ राजन, यह प्रस्ताव स्वीकार करके मुझे कृतज्ञ कीजिए। राजन, आपसे संबंध बनाकर मुझे खुशी होगी। और तब उचित मुहूर्त देखकर मदन लेखा और मदेश का विवाह हो गया। एक दिन प्रजननों, यह बात आप सभी जानते हैं कि हमारे पिता की अकाल मृत्यु प्राप्त हुए थे, इसलिए उनकी मुक्ति के नहीं हो सकी। यदि आप लोग सहमत मिल जाएं तो आप अपने स्वर्गीय पिताजी महाराज की प्रीतनगर में समाधि बनाना चाहते हैं। महाराज, स्वर्गीय महाराज जी, क्या उनकी सज़ा मिल चुकी है, इसलिए हम सब हमें उनसे कोई गिला नहीं। महाराज, लोगों ने सहमति से प्रीतनगर राजमहल में मदेश ने अपने पिता की भव्य समाधि का निर्माण कराया और प्रतिदिन मदेश को पुष्प अर्पित करता। समाप्त दोस्तों।